वेलकम बैक। नेक्स्ट पॉइंट है डिडक्शन और टॉलरेंस लिमिट। देखिए, हर एक चीज में डिडक्शन एप्लीकेबल नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, आपने स्लैब का कास्टिंग कर दिया, उसमें आपने कुछ कोर कटिंग कर दिया 50 mm 80 mm का, तो हो सकता है उसका डिडक्शन ना ले। आप आपके क्लाइंट से बात करनी पड़ेगी। मेरा कहने का मतलब यह है कि ईच एंड एवरीथिंग, छोटी से छोटी चीज डिडक्शन नहीं होती। छोटा सा कुछ वेंटिलेशन लगा दिया आपने विंडो में, तो उसका टॉलरेंस लिमिट आपको पता होना चाहिए सब आइटम के लिए, ऐसा नहीं कंक्रीट के लिए। तो डिडक्शंस और टॉलरेंस लिमिट कहाँ एप्लीकेबल होगा ये जानना आपके लिए जरूरी है। कहने का मेरा मतलब है कि सभी आइटम में, नॉट ओनली वन आइटम। फॉर एग्जांपल, शटरिंग के लिए आपको एग्जांपल देता हूं मैं। शटरिंग की हाइट, जो कंक्रीट की हाइट है वो 150 mm या 200 mm है। आपने बोर्ड लगा दिया 250 mm का, आप साहब को बता सकते हो कि सर मेरे पास यही बोर्ड है, तो आप मुझे कृपया करके 250 का मेजरमेंट दे दीजिए। बट उसके लिए आपको क्लाइंट से बात करनी पड़ेगी, आपका कॉन्ट्रैक्ट देखना पड़ेगा क्या ये परमिशेबल है या नहीं है। नेक्स्ट आइटम, प्लम्बिंग एंड सैनिटरी। अभी ये बहुत बड़ा एक विषय हो गया है। प्लम्बिंग एंड सैनिटरी का डेली रिकॉर्ड अगर आप नहीं रखेंगे तो बहुत मुश्किल है। बहुत सारे ड्राइंग में आजकल, छोटे प्रोजेक्ट्स में, रूट मैप दिया नहीं जाता है। साइट पे डिसाइड होता है कौन सी प्लम्बिंग आइटम लगानी है, कौन सा सैनिटरी फिटिंग लगाना है। अगर आपके कंसल्टेंट और क्लाइंट के बीच में ऐसा एग्रीमेंट है कि वो प्लम्बिंग का भी ड्राइंग देंगे तो आपके लिए अच्छा है, अदरवाइज ये सब चीजें साइट पे ही डिसाइड होती है। अभी मान लो आपने पूरा 20 mm सीपीवीसी पाइप या जो भी है, एसडीपी पाइप जो भी आपने लगा दिया, उसका ड्राइंग नहीं है, साइड कंडीशन के मुताबिक आपने उसका रूटिंग किया है। अगर आप डेली उसको नोट नहीं करेंगे तो फिर आप बिल में कैसे उसको सर्टिफाई कर पाएंगे, कैसे उसको क्लेरिफाई कर पाएंगे कि कहाँ का हुआ है। कहने का मतलब है प्लम्बिंग एंड सैनिटरी बहुत महंगी चीज है, उसका बिलिंग बहुत प्रिसाइसनेस होता है, और प्रिफरेबली उसका एक शीट अलग से रखिए आप। मतलब मेजरमेंट शीट जो भी है आपकी 50 पेज, 60 पेज, 100 पेज, उसमें प्लम्बिंग एंड सैनिटरी का अलग से रखिए ताकि उसको आप तुरंत चेक करवा सके। ज्यादातर उसमें आइटम्स नंबर्स में होती है। नल हो गया, शावर हो गया, डब्ल्यूसी हो गया, सीट्स हो गई, जो भी है मतलब। तो उसके पहले आपको डेली का रिकॉर्ड जरूर मेंटेन करना है। डेली कितना काम हुआ है प्लम्बिंग और सैनिटरिंग में। और इसमें चेंजेस भी बहुत आते हैं, ज्यादातर बंगलोज के प्रोजेक्ट में, बिल्डिंग अपार्टमेंट्स में, प्राइवेट प्रोजेक्ट्स में या ऑफिस के प्रोजेक्ट्स में इसमें चेंजेस आता है। क्लाइंट बोलेगा आपको, अरे ये नल पसंद नहीं आ रहा है, ये आप चेंज कर दो, इसका हैंडल बरोबर नहीं है, ये आप इसको निकाल दो, दूसरा लेके आओ। अभी आप तो परचेस करके लेके आए हो, तो उसका कॉस्ट आपको कौन देगा। तो ये रिकॉर्ड रखना जरूरी है प्लम्बिंग और सैनिटरी के लिए। दूसरी बात है कि आपका सब कॉन्ट्रैक्टर को आप क्या दे रहे हैं, बरोबर है। देखिए, अगर आप रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रहे डेली का और आपका सब कॉन्ट्रैक्टर मेंटेन कर रहा है, आपके पास वो रिकॉर्ड, सब कॉन्ट्रैक्टर का रिकॉर्ड के ऊपर आपको आपका बिल नहीं मिलेगा। यू कैन नॉट से ओवर देयर कि साहब ये मेरे सब कॉन्ट्रैक्टर ने लगाया है। आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए, और रिकॉर्ड नहीं है तो ये दिक्कत भी होगी कि आपका सब कॉन्ट्रैक्टर आपके पास से ज्यादा पेमेंट लेके जा सकता है। इसलिए प्लम्बिंग सैनिटरी बहुत ही क्रूशियल आइटम है। पूरा एक उसका अलग से सेटअप बनाइए आप। और जैसे कि पहले मैंने पहले के वीडियो में बताया था कि डेली का स्टोर रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए कि कितना मटेरियल आ रहा है। उसमें प्लम्बिंग सैनिटरिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लम्बिंग सैनिटरी के प्लम्बिंग के लिए, प्लम्बिंग लाइंस के लिए आपको जेएमआर बनाना बहुत जरूरी है। लाइंस वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, इंक्लाइंड है, किस तरह का लाइन है, पी ट्रैप कितना है, नॉन ट्रैप कितना है, उसके बाद कॉकरोच का जो ट्रैप आता है वो कितना, वो सब आपको एक डेली का रिकॉर्ड बहुत जरूरी है रखना। बिकॉज ये महंगी आइटम है, अगर कुछ भी मिस होता है तो आरे बिल तो मान लो निकल जाएगा। लास्ट बिल में जब मटेरियल रिकंसिलेशन करेंगे तब ये फंसेगा कि भाई माल आया 20 लाख का, बिल हुआ 18 लाख का प्लम्बिंग के लिए, तो आप कैसे जस्टिफाई करोगे। तो प्लम्बिंग सैनिटरी का डेली रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी हो जाता है। उसके बाद आता है कि कॉस्ट बैकअप एनालिसिस। उसका मतलब क्या है, जैसे कि आपने कुछ वेरिएशन आइटम कर दिया, कुछ एक्स्ट्रा आइटम कर दिया, तो उसको आप जस्टिफाई कैसे करोगे। अभी फॉर एग्जांपल, आपने कर्ब स्टोन की आपकी बीओक्यू में आइटम है, आप कर्ब स्टोन अप्लाई कर रहे हैं, बाहर से प्रीकास्ट लेके आ रहे हैं। अभी कर्ब स्टोन में कुछ जगह ऐसा हुआ, कहीं पे मटेरियल अवेलेबिलिटी नहीं हुई, कर्ब स्टोन टाइम पे मिला नहीं आपको, तो आपने कास्टिंग किया उसको, शटरिंग लगा के उसका फिनिशिंग वगैरह करके मस्त करके आपने उसका कास्टिंग कर दिया। पर ये तो छोटा सा आइटम हुआ ना भाई।
आपका कंक्रीट का रेट जो भी है उस वो रेट में अगर आप ये करोगे तो लॉस हो जाएगा, बिकॉज उसमें लेबर ज्यादा लगता है, कारीगरी ज्यादा लगती है, माल कम लगता है। तो आपको एक्स्ट्रा आइटम करने में कितनी मेहनत लगी है, उसका पूरा मटेरियल कितना लगा है, कहाँ से मटेरियल आया है, आपने क्यों प्रीकास्ट किया, एग्जांपल के तौर पे क्यों कर्ब स्टोन को प्रीकास्ट किया, वो प्रीकास्ट की जगह पे आपने क्यों उसको कास्ट इन किया, वो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। सेकंड एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आपने वाल पीट कर दिया, वाल पीट का खड्डा किया, उसके ऊपर कंक्रीटिंग चारों तरफ किया या ब्रिक वर्क जो भी है, जो भी आपके ड्राइंग में उस हिसाब से किया, बट वाल पीट आपके ऑर्डर में ही कहीं नहीं है। तो ज्यादातर जगह पर वाल पीट और ऐसी कहीं पीट होती है वो नंबर्स में दी जाती है, बट उसके लिए आपको एनालिसिस रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तो एक्स्ट्रा आइटम में आ गई। अभी आप एनालिसिस नहीं रखेंगे, बिकॉज छोटी छोटी आइटम जो होती है ना, मान लो लाइट पोल है, उसका फाउंडेशन हो गया, वो एक्स्ट्रा आइटम में आ गई, आपके बीओक्यू में नहीं है। अगर रिकॉर्ड नहीं रखेंगे आप बरोबर तौर से कि कितना माल गया, कितना मटेरियल गया, कितना लॉजिस्टिक गया, तो ये दिक्कत आ जाएगी। और इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ आपको मैं, जब आपकी साइट शुरू होती है तब आपको मोबिलाइजेशन एडवांस मिलता है, बहुत सारे क्लाइंट देते हैं, बहुत नहीं भी देते हैं। अभी मान लो आपका कॉन्ट्रैक्ट है 50 लाख का, एक्स्ट्रा आइटम एक साथ आने लगी, थोड़ी 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 हर एक बिल में एक्स्ट्रा आइटम आने लगी, और आपका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हो गया 60 लाख का। तो इसका मतलब क्या है कि आप 10 लाख का ज्यादा आप काम किया है, तो उसका मोबिलाइजेशन एडवांस का क्या, वो एक कॉमर्शियल पॉइंट है। तो वो भी आप अपने क्लाइंट के साथ डिस्कस कर सकते हो कि सर लास्ट 4 बिल से 5 बिल से 1-1 लाख 2-2 लाख का एक्स्ट्रा आइटम आ रहा है, आपने मोबिलाइजेशन एडवांस तो मुझे अपने ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पे दिया था, तो एक्स्ट्रा आइटम के लिए मुझे मोबिलाइजेशन एडवांस का क्या प्रोविजन है आपके कॉन्ट्रैक्ट में। इसलिए मैं पहले वीडियो में कहा था कि आप अपना कॉन्ट्रैक्ट जरूर पढ़े। तो ये हो गया कॉस्ट ब्रेकअप, मतलब आपने जो एक्स्ट्रा वेरिएशन डिविएशन जो भी आप कर रहे हो उसका डेली का रिकॉर्ड एलोंग विथ प्लम्बिंग, ये बेहद जरूरी हो जाता है। उसके बाद आता है क्लाइंट का बिलिंग फॉर्मेट। अभी तीनों वीडियो में मैंने आपको बताया कि क्या क्या आपको लगाना है बरोबर। और एक आप जब काम शुरू करोगे अपना बिलिंग क्वांटिटी सर्वेइंग का, तो ये आप पहले क्लाइंट से मुलाकात करके उनसे ही ले लो आप कि साहब आपका बिलिंग फॉर्मेट दे दीजिए, आपका जेएमआर फॉर्मेट दे दीजिए, जो भी आपको बिल करना है अगर आप उनके ही फॉर्मेट में करेंगे तो आसानी हो जाएगी आपके लिए, क्योंकि बिल चेक करवाने में ये मगजमारी नहीं रहेगी क्या उसके कॉलम्स है, क्या उसका शीट है। हाँ, उसमें अगर आपको कुछ ऐड करना है, कुछ डिलीट करना है, तो क्लाइंट के साथ आप बात कर सकते हो। तो देखिए, बात क्या होती है कि हम बैंक में भी जाते हैं तो 10 जगह साइन करवाते हैं हमारा पैसा लेने के लिए। तो ये भी चीज ऐसी ही है, जब आपके पास अगर आपका काम कहाँ बोलेगा, आप ऐसे उंगली दिखा के नहीं कह सकते साहब ये मैंने काम किया, आपका काम कागज पे बोलेगा। तो जब तक आपका काम आपके स्ट्रक्चर की तरह, डॉक्यूमेंट आपका स्ट्रक्चर की तरह मजबूत ना हो, पैसा लेना दिक्कत हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सिक्योरिटी डिपॉजिट। ज्यादातर कॉन्ट्रैक्टर सिक्योरिटी डिपॉजिट लेना भूल जाते हैं आफ्टर 1 ईयर, जो भी डीएलपी पीरियड है उसके बाद। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट निकलवाने के लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट क्लोज क्या कहता है उसको जरूर पढ़े। कहीं 1 साल का है, 2 साल का है, जो भी है, आपका डीएलपी पीरियड के बाद आपके हर एक बिल में से जो डिडक्शन होता है उसमें हर एक बिल में से पैसा आपको लास्ट में लेना है। 1 साल हो गया सर, मेरा डीएलपी पीरियड खत्म हो गया, मुझको ये दीजिए, तो उसमें कॉमर्शियल फैक्टर्स भी बहुत आते हैं, जैसे कि आपने लेबर का पेमेंट किया है कि नहीं, कुछ कुछ क्लाइंट कहते हैं वेंडर का पेमेंट किया है कि नहीं, फिर पीएफ का मैटर आ जाता है। तो ये सब आपको भी उसमें इन्वॉल्व होना है, बिकॉज अल्टीमेटली वो आपकी क्वांटिटी सर्टिफाइड है ना। तो यू हैव टू बी इन्वॉल्व कि भाई डीएलपी पीरियड के बाद आपको पैसा कैसे निकलवाना है। और जरूरी बात, फिनिशिंग आइटम, ये बहुत बड़ी एक मैटर हो जाती है। फिनिशिंग आइटम क्या क्या उसमें आता है, लादी आती है, टाइल्स आती है, टेक्सचर आएगा, ग्लासेस आएंगे, ग्रिल्स आएंगी, बहुत सारी चीजें। फिनिशिंग आइटम बहुत मगजमारी वाली चीज बन जाएगी अगर सिर्फ और सिर्फ आप काम पे ध्यान देंगे, कागज पे ध्यान नहीं देंगे। बिकॉज फिनिशिंग आइटम बार बार बहुत प्रोजेक्ट में चेंज होती रहती है। मुझे ये कलर पसंद नहीं है, इसको चेंज कर दो, ये टेक्सचर थोड़ा ऐसा है, उसको चेंज कर दो, ये लुक बरोबर नहीं है, ये विंडो में ग्रिल बरोबर लगी नहीं है। जो भी फिनिशिंग आइटम है, जो क्लाइंट को दिखेगा, जो आपको प्रोजेक्ट में बाहर दिखेगा,
तो फिनिशिंग आइटम का पूरा एक अलग से मुसद्दा बना के रखिए कि कितनी आइटम आ रही है, कितनी आइटम लग रही है, कितनी वेस्ट हो रही है, कितनी रिटर्न हो रही है, कितनी रिवर्क हो रहा है। बिकॉज इसका पैसा बहुत ज्यादा है। आप समझिए, टेक्सचर कहीं पे आप कर रहे हो, एक्सटीरियर टेक्सचर, तो कितना महंगा पड़ेगा वो आपको। अगर क्लाइंट ने बोला कि भाई इसको आप चेंज कर दो, मुझे पसंद नहीं है, या कंसल्टेंट ने बोला कि इसकी क्वालिटी बराबर नहीं है, या फिर ऐसा हुआ मान लो कि भाई ये डोर का हैंडल 6 इंच का नहीं है, मुझे 8 इंच का चाहिए, तो क्या करोगे आप? तो 6 इंच का डोर का हैंडल लेके आए हो। तो ऐसी बहुत सारी फिनिशिंग आइटम है, जब तक आप उसका पूरा रिकॉर्ड नहीं रखोगे तो दिक्कत हो जाती है। मेन चीज क्या होती है कि आपने काम तो कर दिया, अभी बिल कब करोगे आप? 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, कभी कभी 4 महीने के बाद बिल होता है। तो वो टाइम पे किसी को याद नहीं रहता, बिकॉज सब काम में बिजी रहते हैं। अभी चलो काम हो गया, साहब सेटिस्फाइड है, क्लाइंट सेटिस्फाइड है, हो ऐसा नहीं होता। आपको पैसा लेना है, तो जब तक आपका कागज बोलेगा नहीं एकदम लोहे की तरह मजबूत, तब तक दिक्कत हो जाएगी आपको। तो फिनिशिंग आइटम आपको जरूर उसका उसका भी एक प्लम्बिंग सैनिटरी की तरह आप कर दीजिए। आपका जो भी बिल बनेगा उसमें एक अलग से उसको पोर्शन रखिए फिनिशिंग आइटम के लिए। बिकॉज क्या होता है, ये उसमें रिवर्क बहुत आता है, बहुत बार रिवर्क आता है। फॉल सीलिंग ये पसंद नहीं है या कलर पसंद नहीं है, आप उसको चेंज कर दोगे। तो फिनिशिंग आइटम का भी एक अलग से आप पूरा मेंटेन करिए कि इनवर्ड कितना आ रहा है, कितना लग रहा है, कहीं चोरी तो नहीं हो रहा है मटेरियल। बिकॉज छोटी छोटी चीजें बहुत बार चोरी हो जाती है साइड पर, वो आपको भी पता होगा। तो उसमें ये खास ध्यान दीजिए फिनिशिंग आइटम और प्लम्बिंग में। अभी लास्ट पॉइंट आता है कि आप जो भी बिल बना रहे हो, तीनों तीन वीडियो में मैंने बताया आपको, जो भी बिल आप बना रहे हो उसमें कितनी कितनी चीजें होगी, बरोबर। मेजरमेंट शीट है, एब्स्ट्रैक्ट है, समरी है, जो भी आपकी है, आप उसको अलग से एक अलग अलग फोल्डर में रखिए। सिविल वर्क को अलग करिए, फिनिशिंग आइटम को अलग करिए, प्लम्बिंग सैनिटरी को अलग करिए, क्योंकि आपको चेक करवाने में इजी रहेगा। और टॉप में उसकी एक समरी बना दीजिए, कौन से पेज पे क्या है, ताकि जब आप बिल चेक करवाने बैठे तो आप हड़बड़ी ना हो जाए, क्योंकि हड़बड़ी में गड़बड़ी होती है। ज्यादातर क्या होता है कि पैसों की कंस्ट्रक्शन में शॉर्टेज रहती ही है, अरे भाई बिल जल्दी करो, बिल जल्दी करो, ऐसा ही होता रहता है। तो ये ना हो, इसके लिए आपका जो पूरा बिल बनेगा, 200 पेज, 400 पेज, 100 पेज, जो भी बिल बनेगा आपका, उसमें बीच में फ्लैग लगा दीजिए, या अलग से आइटम वाइज फोल्डर करिए कि ये कोर सिविल आइटम है, सलिया शटरिंग कंक्रीट, ये मिसलेनियस आइटम है, ये फिनिशिंग आइटम है, ये प्लम्बिंग की आइटम है। तो उससे आपको क्लाइंट के सामने भी पता चलेगा कि ये बंदा बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। और नेक्स्ट चीज जो मैंने बताई आपको कि क्लाइंट के पास अगर कोई फॉर्मेट है तो उसको आप ले लीजिए और उसको अपना काम कैसे हो रहा है उसके साथ कंपेयर करिए, क्या उसमें कोई कॉलम ऐड करना है, डिलीट करना है। तो ये सब चीज तीनों तीन वीडियो की यहाँ पे समअप होती है। ये तीनों तीन वीडियो में जो भी कहा गया है, अगर आपको उसको पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो आपको अवेलेबल कर दिया जाएगा। कमेंट में आप कह सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, पसंद आता है तो दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।